दिए अहम निर्देश। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही शुरू हुई नियुक्तियां। आईएएस अधिकारी वी षणमुगम बने महानिबंधक। अपर मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून के कैटमेट वार्ड स्थित वीरपुर आशा स्कूल में उत्तराखंड के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने आशा स्कूल में पढ़ रहे विकलांग बच्चों के साथ भी बातचीत की। राज्यपाल ने वोकेशनल रूम का निरीक्षण भी किया, जहां पर बच्चों को सिलाई, कंप्यूटर जैसी कई प्रकार की स्किल सिखाई जाती हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये स्कूल 1984 से चलाया जा रहा है। पहले शुरुआती दौर में इस स्कूल में 2 बच्चे थे, लेकिन आज इस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 हो गई है, जो कि काफी हर्ष का विषय है। मेरा नाम समरा मिर्ज़ा है। मैं प्रिंसिपल गोल्डन की आशा स्कूल हूँ और यहाँ पर 30 सालों से वर्क कर रही हूँ। मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और सीपी बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं और उसकी बेसलाइन चेक करते हैं। जो बेसलाइन निकल कर आती है उसकी अकॉर्डिंगली हम उनका आईईपी बनाते हैं और गोल सेलेक्ट करते हैं। उसकी हम लॉन्ग टर्म टू गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। आज सचमुच मेरे लिए बहुत टचिंग विजिट रहा है। आज वीरपुर कंटोनमेंट के अंदर में जो आशा स्कूल चलाया जा रहा है, ये 1994 से चलाया जा रहा है और बहुत ही नम्रतापूर्ण जब शुरुआत की थी सिर्फ 2 बच्चे थे, 1 कमरा था और आज इतने सालों के बाद में 50 बच्चे हैं। एंड ईच चाइल्ड इज अ केस स्टडी बाय हिमसेल्फ कि उनके क्या चैलेंज है, ऑटिज्म है, बाकी डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन जो आज मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और टीचर्स उनको एक एक बच्चे को इंटेंसिव केयर, मतलब एक पर्सनलाइज कस्टमाइज केयर के साथ में बढ़ा रहे हैं और उनके अंदर में जो हर एक इम्प्रूवमेंट है, आई कैन फील इट दैट ये उनकी मेहनत है। और ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे बच्चे हु हैव दिस चैलेंज विद देम, चैलेंज ऑफ ग्रोथ, उनको हम किस प्रकार से आगे लेके आए। उधर वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दूसरे दिन लगातार उत्तराखंड की कबड्डी टीमों ने निराश किया। और बता दें कि पुरुष वर्ग में टीम सर्विसेज और महिला टीम पंजाब ने अपने लीग मैच हार गई। और महिला वर्ग में प्रथम मैच राजस्थान और पश्चिम बंगाल के मध्य हुआ, जिसमें राजस्थान की टीम ने 49 और 23 से विजयी रही और द्वितीय मैच उत्तराखंड में पंजाब के बीच में हुआ। इस दौरान 59-29 जीत हासिल की और तृतीय मैच कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें महाराष्ट्र ने 37-33 से जीत दर्ज की। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर भराड़ीसैंण में इस बार सत्र नहीं किया जाएगा। इनेवा का कार्य किए जाने के तहत लिया गया निर्णय। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी दी है। सरकार से विधानसभा अध्यक्ष ने किया निवेदन, कहा गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए तैयार नहीं, सत्र देहरादून में किए जाने के लिए निवेदन किया है। निर्माण कार्य किए जाने के कारण ये फैसला लिया है। सरकार से विधानसभा अध्यक्ष ने निवेदन किया, गैरसैंण विधानसभा सत्र तैयार नहीं है। इसको लेकर जो है भराड़ीसैंण में इस बार सत्र नहीं किया जाएगा।
सरकार से विधानसभा अध्यक्ष ने निवेदन किया है। उधर प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे 1 से 14 फरवरी के मध्य 4 स्पेशल ट्रेनें संचालित करेगा। इनमें से 2 ट्रेनें मुरादाबाद मंडल के रुड़की और मुरादाबाद से होकर गुजरेगी। बता दें कि मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ के दौरान एक स्पेशल एक्सप्रेसवे ट्रेन जो है दिल्ली और फाफामऊ रेलवे स्टेशनों के मध्य संचालित होगी। तो 1 से 14 फरवरी के बीच में संचालित होंगी। रुड़की मुरादाबाद से होकर ये ट्रेनें गुजरेंगी। तो प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए रुड़की मुरादाबाद से होते हुए ये जो स्पेशल ट्रेनें 4 यहाँ से गुजरेंगी। 4 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। उधर विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि परंपरा के तहत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तेल कलश गाड़ू घड़ा श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंप दिया है और घड़े को जो है श्री नृसिंह मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन और परिक्रमा पश्चात योग बद्री पांडुकेश्वर को प्रस्थान किया और शाम को तेल कलश योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंच गया। डिमरी पंचायत प्रतिनिधि मंदिर समिति के श्री नृसिंह मंदिर कार्यालय पहुंचे, जहां लेखाकार भूपेंद्र रावत ने तेल कलश डिमरी पंचायत को सौंपा। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र नगर राजदरबार में बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। इसी दिन तेल कलश गाड़ू का घड़ा तेल कलश यात्रा की भी तिथि निश्चित हो जाएगी। उधर नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ ने राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस क्रम में जिला न्यायाधीश चमोली के आदेशों का पालन करते हुए हिमक्रीड़ा स्थल ओली में स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। बता दें कि इस साल ओली में ज्यादा मात्रा में पर्यटक सैलानी इस खूबसूरत पर्यटक स्थल ओली का दीदार करने आए और ओली में इस समय काफी बर्फ है। साथ ही पर्यटकों द्वारा इस इलाके में काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंका गया है। पालिका परिषद ज्योतिर्मठ ने यहां से करीब 400 किलोमीटर ग्राम कूड़ा उठाया है और आपको बता दें कि जिसे जोशीमठ कैंपेक्टर प्लांट पर लाकर अलग अलग कर बेचा जाएगा। तो ओली में पर्यटकों ने जो कूड़ा फैलाया था उसको अभियान के तहत उठाया गया है। 400 केजी कूड़ा, इसे अलग अलग कर उसे बेचा जाएगा। स्वच्छता दिवस पर स्वच्छता अभियान यहां पर देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर सैलानियों की तरफ से जिस तरीके से कूड़े के अंबार यहां पर लगे हुए हैं। ओली में पर्यटकों ने जिस तरीके से कूड़े को फैलाया था उसको यहां अभियान के तहत उठाया गया है, जिसमें कि 400 केजी कूड़ा उठाया हो। उधर उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टिमटा ने बताया कि उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत ओपीडी, आईपीडी पंजीकरण के साथ ही वार्ड चार्ज समेत एम्बुलेंस के लिए भी यूजर चार्ज एक समान कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेश के बाद अब सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपये रहेगा, जबकि भर्ती के लिए आईपीडी पंजीकरण शुल्क 50 रुपये किया गया है। जनरल वार्ड का शुल्क 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड की अगर बात की जाए तो 300 रुपये और एसी वार्ड का चार्ज
1000 रुपये रहेगा। वहीं एम्बुलेंस का चार्ज पहले 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपये और इसके बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज रहेगा। इसके अलावा रेडियोलॉजी जांच, डायग्नोस्टिक परीक्षण और पैथोलॉजी जांच को CGHS की दरों को लागू किया जाएगा। जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, सब डिस्ट्रिक्ट हैं, और PSC और CSC हमारी जो होती है गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा एक जियो हुआ था 21 अगस्त 2024 में, वो हमारा पास हुआ था कैबिनेट से। उसमें हमारी जो दरें हैं वो फिक्स कर दी गई थी, पहले थोड़ा डिफरेंट थी, अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो PSC और CSC, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजल 10 रुपये पर्ची के जो है OPD चार्जेस हैं, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये कर दिए। तो ये हमारा OPD है। ऐसे हमारा इंडोर का भी हमारी जो चेंजेस हुए हैं, ये हमारी जो भर्ती मरीज हैं तो 3 दिन तक तो हमारे कोई उसमें चार्जेस नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 3 दिन के बाद जो है ये हम लोगों के जो दरें हुई हैं, जो PSC में हम लेंगे 10 रुपये प्रति दिन, और जो सामुदायिक में 15 रुपये प्रतिदिन, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में जो हम लेंगे वो 25 रुपये प्रतिदिन। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क का सीतावनी जोन, जहां पहले टाइगर और तेंदुआ सड़क किनारे छिपे रहते थे और राहगीरों पर हमला कर सकते थे, वहां अब हालात बदल रहे हैं। पहले लोगों को अंदाजा नहीं होता था कि टाइगर या तेंदुआ कहां से हमला कर सकता है, लेकिन अब DFO दिंगत नायक की एक खास पहल से यह खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। बता दें कि उन्होंने सीताबनी जोन में जंगल से लगने वाली सड़कों के किनारे सफाई अभियान चलाया है, जिससे अब राहगीरों को पहले से दिख जाएगा कि आसपास कोई वन्य जीव है या नहीं।
आगामी शारदीय कांवड़ मेले व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों ने चंडी घाट से चिड़ियापुर तक स्थलीय निरीक्षण किया। 15 फरवरी से शुरू हो रहा है शारदीय कांवड़ मेला, शुरू 26 फरवरी तक चलेगा। और आपको बता दें कि इस दौरान हरिद्वार के एसडीएम सहित कई विभाग के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और ऐसे में निरीक्षण के दौरान एसडीएम हरिद्वार ने सभी संबंधित विभागों को समय रहते सभी कमियों को दूर करने और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रशासन का लक्ष्य है कि कांवड़ मेले के दौरान यातायात, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं सुचारू रहें, जिससे श्रद्धालु निर्बाध रूप से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। खबर हरिद्वार से है, जहां मंगलौर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मंगलौर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर चांदी काट रहे हैं। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के खनन की माप कराई गई। और इस मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने जानकारी साझा की है। मेरे संज्ञान में यह आया है कि ईंट भट्टे जो हैं और कुछ खनन माफिया द्वारा निजी संपत्ति निजी खेत जो है बिना रॉयल्टी जमा किए हुए हैं, उनमें से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तो उसके संबंध में मैंने स्वयं आज निर्णय किया कि आज मौके पर जाके स्वयं निरीक्षण करूँगा। तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, जिस भी अधिकारी की कानूनी स्तर पे या फिर पटवारी स्तर पे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और नापने के बाद जो खेत मालिक हैं उनका भी सांठगांठ होता है खनन माफियों के साथ, तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो हल्का लेखपाल है, हल्का कानूनगो है, तो उनके खिलाफ भी शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा और एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जाएगी। उधर अब किडनी में कैंसर का सफल इलाज संभव है। जी हां, देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 51 वर्ष थी, उनके दाएं किडनी में ट्यूमर की शिकायत थी। वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट दीपक गर्ग और उनकी टीम ने रोबोटिक तरीके से सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर दीपक गर्ग ने बताया कि मनोहर से सिसोदिया किडनी में कैंसर था और दूसरी किडनी उनकी सामान्य से बहुत छोटी थी, इसलिए उनका डायलिसिस किया जाना भी ठीक नहीं था और आज से ही डायलिसिस हो जाते तो उनको आगे दिक्कतें होती। इसलिए डॉक्टर दीपक गर्ग और उनकी टीम ने उनका ऑपरेशन किया और उनकी किडनी से ट्यूमर को पूरी तरीके से निकाल दिया। और मनोहर सिसोदिया ने भी डॉक्टर और उनकी टीम का धन्यवाद दिया। ऑल्दो इनके स्टोन नहीं था, कई बार बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, हमने जाके दवाई ले ली, इन्फेक्शन खत्म हो गया, बट हमने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, हमने कभी दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को, तो वो किडनी में इन्फेक्शन हुआ, किडनी सिकुड़ती चली गई, छोटी हो गई। कई बार बच्चा माँ के पेट से ही कुछ ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंसल्ट होती है किडनी में, ठीक, जरूरी नहीं होता दोनों किडनी में हो, एक किडनी में इंसल्ट हुई, बट जब तक इंसान को दिक्कत नहीं होती हमें अल्ट्रासाउंड कराना भी भारी पड़ता है। ठीक है, जैसे हम बाहर के देशों में जाएं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कि हर साल हमें एक मेडिकल चेकअप कराना है हमारा। हमें यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि जब कोई दिक्कत होती है तभी हम कुछ करते हैं, और जब दिक्कत हो बहुत पेशेंट्स आते हैं, जैसे पथरी है, पथरी का दर्द हुआ, 10 साल पहले दर्द हुआ, हमें गैस का दर्द लगता है, हम गोली खा लेते हैं। पथरी जरूरी नहीं है कि हमेशा दर्द करे, वो पड़ी रहती है गुर्दे में और 10 साल में गुर्दा खत्म हो जाता है। तो जब आप कभी अल्ट्रासाउंड कराओ 10 साल के बाद आपको लगता है ये कैसे हो गया, मुझे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो रूटीन में अगर आप अपना एक साल में अगर आप फिट भी हो, साल में एक रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे कंपनीज कराती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको भी एक सलाह है कि साल में अपना एक रेगुलर बेसिक हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। एनुअली चेकअप हर साल होता है, कोई रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं आया। पता चला कि मुझे पता चला जब यूरिन में मेरा ब्लड आना शुरू हुआ, तो मुझे मालूम हुआ कि यार ये दिक्कत है। मैंने टेस्ट करवाया आगे, तब पता चला कि यार ट्यूमर है। ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा इस समय। मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि यार उन्होंने मुझे मेरी लाइफ बचा ली है। ये तो मुझे और जगह में गया तो सर ने मुझे यही बोला कि आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी, आपको डायलिसिस में आना पड़ेगा। लेकिन मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि उन्होंने मुझे लाइफ मेरी बचा ली है। उधर
अभी एक यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनी स्थापना के रजत जयंती